एक गांव जो रात सोया तो सही, लेकिन सुबह उठते ही देखा कि पूरी तरफ लहू और लाशें बिछी हुई हैं। कोई साधारण मामला नहीं है ये। 1983 का एक लैंडमार्क जजमेंट है, जिसकी कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं। इस कहानी ने भारत में मौत की सजा की दिशा बदल दी, जूरिस्प्रूडेंस को बदल दिया और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पर बहुत गहरा प्रभाव डाला। मैं बात कर रहा हूं पंजाब के कूप कलां गांव में घटी एक घटना की, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। आइए शुरू करते हैं इस सीरीज को, जहां मैं ऐसी ही कहानी के माध्यम से आपको सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट्स के बारे में बताता रहूंगा। कहानी किससे हमें याद रहते हैं, फैक्ट्स तो कौन ही याद रखता है। और आज के इस लेक्चर वीडियो को देखने के बाद इस कहानी को आप कभी नहीं भूल पाएंगे। अगर आपको ऐसी ही कहानियों के माध्यम से और भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को जानना है, तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताइए। हमें खुशी होगी हर एक केस पर एक ऐसा ही डिटेल्ड वीडियो बनाने में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो मुझे बोलना नहीं पड़ना चाहिए कि बेल आइकॉन क्लिक कर लो, क्योंकि वीडियोस के लिंक अगर आपको नहीं मिलते हैं तो नुकसान आपका ही तो है। तो जल्दी से बेल आइकॉन क्लिक कर लीजिए और शुरू हो जाइए इस केस को जानने के लिए। तो पंजाब का एक छोटा सा शांत गांव कूप कलां, जहां लोग अपने छोटे छोटे खेतों और परिवारों के साथ सरल जीवन व्यतीत कर रहे थे। परंतु इस गांव में माछी सिंह और जसवंत सिंह के परिवारों की पुरानी दुश्मनी पल रही थी। यह दुश्मनी केवल व्यक्तिगत नहीं थी, बल्कि यह गांव के दो गुटों के बीच सम्मान और सत्ता की लड़ाई में बदल चुकी थी। विवाद की शुरुआत जमीन के एक छोटे से टुकड़े से होती है। जसवंत सिंह दावा करता है कि माछी सिंह के परिवार ने जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है, जबकि माछी सिंह का कहना था कि वह उसके पूर्वजों की जमीन है। इस विवाद ने धीरे धीरे हिंसक रूप लिया और दोनों परिवारों के बीच तनातनी बढ़ने लगी। हालात तो तब और बिगड़ गए जब जसवंत सिंह के भाई की हत्या हो गई, जिसके लिए जसवंत सिंह ने माछी सिंह और उसके परिवार को जिम्मेदार ठहराया। इस घटना ने दोनों परिवारों के बीच गहरी खाई पैदा कर दी। जसवंत सिंह ने माछी सिंह के एक रिश्तेदार की हत्या की और बदला लेने की कोशिश की, जिससे तनाव और ज्यादा बढ़ गया। तनाव की स्थिति बहुत गहरी होती चली गई। इन हत्याओं के बाद गांव में डर और अविश्वास का माहौल बना। लोग अब दो गुटों में बंट चुके थे। एक पक्ष जसवंत सिंह के साथ था और दूसरा माछी सिंह के साथ। पुलिस की दखलंदाजी के बावजूद दुश्मनी गहरी होती चली गई। 12 अगस्त 1977 की रात माछी सिंह ने अपने 11 साथियों के साथ मिलकर जसवंत सिंह के परिवार और समर्थकों से बदला लेने की योजना बनाई। यह कोई साधारण योजना नहीं थी, यह पूरी तरह से सुनियोजित और रणनीतिक योजना थी। उन्होंने तय किया कि 5 अलग-अलग स्थानों पर एक ही रात में हमला किया जाए, ताकि कोई बच ही न सके। रात के अंधेरे में माछी सिंह और उसके गिरोह ने अपने हथियारों को तैयार किया। वे बंदूकें, तलवारें और अन्य धारदार हथियारों से लैस थे। उनका उद्देश्य सिर्फ हत्या करना नहीं था, बल्कि ऐसा खौफ भी पैदा करना था कि कोई उनके खिलाफ खड़ा न हो सके। पहला हमला जसवंत सिंह के मुख्य घर पर किया गया। परिवार के लोग रात के खाने के बाद आराम कर रहे थे, जब अचानक दरवाजे पर जोर-जोर धमाके होने लगे। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, मच्छी सिंह और उसके लोग घर में घुस आए और निर्दयता से पूरे परिवार को मार डाला। परिवार में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। इसके बाद गिरोह ने 4 अन्य घरों पर हमला किया, जो जसवंत सिंह के रिश्तेदारों और समर्थकों के थे। हर जगह पर हत्या का तरीका एक जैसा था, तेजी से हमला करना और निर्दयता से लोगों को मार डालना और तुरंत वहां से भाग जाना। सुबह जब गांव वाले उठे तो उन्होंने चारों ओर लाशों के ढेर देखे। महिलाओं और बच्चों की चीखें पूरे गांव में गूंज रही थी। यह दृश्य इतना भयावह था कि गांव के बुजुर्गों ने कहा कि उन्होंने जीवन में ऐसी निर्दयतापूर्ण घटना कभी नहीं देखी। पुलिस को घटना की सूचना दी गई और जांच शुरू हुई। गवाहों और सबूतों के आधार पर मच्छी सिंह और उसके 11 साथियों को गिरफ्तार किया गया। उस पर आईपीसी की इन धाराओं में मामला चला। सेक्शन 302 आईपीसी, यह है हत्या का मामला। फिर आता है सेक्शन 34 आईपीसी, ये कॉमन इंटेंशन के तहत आता है। ये एविडेंस का एक डॉक्ट्रिन है जो ये कहता है कि एक से ज्यादा लोग मिलकर अगर कोई ऐसा कार्य करते हैं जो सबके कॉमन इंटेंशन यानी सबके एक मंतव्य के अनुसार किया जाता है, तो भले ही अपराध किसी ने किया हो, समूह के सभी सदस्यों को सजा मिलेगी और मानो ऐसी सजा मिलेगी कि उन सब ने वो कार्य अकेले अकेले किया हो। मतलब 11 लोगों में से और एक मच्छी सिंह, इन 12 लोगों में से अपराध जिसने भी किया हो, हत्या जिसने भी की हो, सबके ऊपर हत्या का बराबर मामला चलेगा और सभी को फांसी की सजा दी जा सकती है। एक धारा इसमें और जोड़ी गई थी, वह है सेक्शन 149। धारा 149 आईपीसी की कहती है कि अगर 5 या अधिक लोग कहीं पर इकट्ठा होते हैं और उनका
जो इरादा है वो अपराध करने का है। द वर्ड इज कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ द ग्रुप और असेंबली। अगर ये अपराध करने का है तो इसे अनलॉफुल असेंबली कहा जाता है, यानी विधि विरुद्ध जमाव इसे कहते हैं। इसका मतलब यह है कि जमाव का हर सदस्य उस जमाव द्वारा किए गए अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सकता है। मामला चला और इन लोगों को फांसी की सजा दी गई। ट्रायल कोर्ट ने फांसी की सजा दी, हाई कोर्ट ने कंफर्म किया, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंचा इसके बारे में आपको बताऊं कि ठीक 3 साल पहले 1980 में एक केस आया था, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। 1980 का ये मामला अगर आप जानना चाहें तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर जुड़कर बताइए। मैं इस घटना की, इस मामले की भी पूरी कहानी आपके लिए लेकर आऊंगा। 1980 का जो मामला है बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्रिन दिया। कहा कि किसी व्यक्ति को फांसी की सजा तभी हो सकती है जब उसका मामला रेयरेस्ट ऑफ द रेयर यानी विरले से विरला हो। 1983 में यह मामला सुप्रीम कोर्ट इसीलिए पहुंचा कि सुप्रीम कोर्ट जांचे कि क्या यह मामला रेयरेस्ट ऑफ द रेयर में आता है, और साथ ही इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्या है इस बात को भी परिभाषित किया। आइए आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट में प्रोसिक्यूशन ने कहा कि ये हत्याएं पूरी तरह से सुनियोजित थीं और आरोपी जानबूझकर मासूम लोगों को मारने के इरादे से आए थे। अभियोजन ने गवाहों के बयानों और सबूतों को पेश किया जो यह साबित करते थे कि आरोपी ने समाज में डर पैदा करने के लिए इस घटना को अंजाम दिया। अभियोजन ने अपने तर्क में यह बात भी रखा कि ये जो घटना हुई है ये मानवता के खिलाफ है और दोषियों को मौत की सजा के अलावा कोई और सजा नहीं दी जानी चाहिए। डिफेंस में यानी अपराधियों की तरफ से तर्क रखा गया कि हत्याएं उत्तेजना में की गई थी, इसमें कोई पूर्व नियोजन नहीं था, पहले से प्लानिंग नहीं की गई थी। यह भी कहा डिफेंस ने कि कुछ आरोपी घटना के समय मौजूद नहीं थे और उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत भी नहीं है। डिफेंस ने यह भी अनुरोध किया कि दोषियों के पास सुधार की संभावना है, उन्हें आजीवन कारावास देकर सुधरने का मौका दिया जाना चाहिए। हमारे देश में रिफॉर्मेटिव थियरी ऑफ पनिशमेंट यानी कि सुधारात्मक न्याय का सिद्धांत है, और जब कभी भी किसी को सजा देनी हो तो देखा यह जाता है कि क्या इसके पास सुधरने का अवसर है, क्या इस अपराधी को सुधारा जा सकता है। अगर उसको सुधारा जा सकता है तो मौत की सजा न देकर उसे आजीवन कारावास यानी लाइफ इंप्रिजनमेंट दिया जाता है। ये तर्क भी डिफेंस ने रखा था। सुप्रीम कोर्ट में 2 जजेस की बेंच बैठी थी, ऑनरेबल जस्टिस ठक्कर और ऑनरेबल जस्टिस फजल अली। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ऐतिहासिक निर्णय देते हुए रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्रिन को परिभाषित किया। कोर्ट ने कहा कि जब किसी अपराध की निर्ममता यानी ब्रुटैलिटी और समाज पर उसका प्रभाव इतना गहरा हो कि समाज की आत्मा हिल जाए तो ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होगा और यहां मौत की सजा दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और अपने जजमेंट में लिखा, व्हेन द कलेक्टिव कॉन्शियंस ऑफ द कम्युनिटी इज शॉक्ड, द डेथ पेनल्टी इज वारंटेड। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि लाइफ इंप्रिजनमेंट एक सामान्य सजा है और मौत की सजा उन्हीं मामलों में दी जाएगी जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर में आते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज के इस डिटेल्ड वीडियो के बाद आपको समझ में आया होगा कि माची सिंह का मामला क्या था और 1983 का ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्रिन एक्चुअल में कहना क्या चाहता है। मैंने कोशिश की कि आम भाषा में, साधारण शब्दों में आपको सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े निर्णय को आसानी से समझा सकूं। अगर आपको यह निर्णय ठीक से समझ में आया है और आप किसी और जजमेंट पर ऐसी ही एक कहानी सुनना चाहते हैं तो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही ये भी जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप देश के कौन से कोने में आते हैं, ताकि हम जानते रहें कि विधिक शिक्षा की जलाई ये मशाल कहां कहां रोशनी फैला रही है। जुड़े रहिए आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म विधिक शिक्षा से। नमस्कार, जय हिंद।